नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पीडियाट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम इस क्लासेस में डील करेंगे, जो कि आने वाले CHO एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उन्हीं क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को ही आपको बताऊंगा और इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर और सरल से सरल भाषा के अंदर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके और कम समय के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कवर हो सके। एक बार मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उन्हीं के बारे में बताऊंगा, और धीरे धीरे मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक एक एक टॉपिक करके आपको धीरे धीरे पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा। तो आज की हमारी जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, उसका जो फर्स्ट MCQ है पीडिया का, वो है विच इज़ द बेस्ट शेप फॉर पीडियाट्रिक वार्ड। जो पीडियाट्रिक जो वार्ड होता है उसकी शेप है वो क्या होती है, शिशु वार्ड की जो शेप है वो पूछी गई है। तो उसके ऑप्शन है, फर्स्ट है ये सर्कुलर शेप का होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है ये कोई भी शेप का हो सकता है, एनी शेप, इसकी कोई शेप ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 3 है ये स्क्वायर शेप का होना चाहिए, और ऑप्शन 4 है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल शेप का होना चाहिए। तो जो पीडियाट्रिक वार्ड है उसकी शेप कैसी होती है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्क्वायर शेप। ये स्क्वायर शेप का पीडियाट्रिक वार्ड है वो स्क्वायर शेप का होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड। जो बाल चिकित्सा वार्ड है उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो पूछा गया है। पीडिया के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो पीडियाट्रिक्स वार्ड होते हैं, जो लेबर रूम होता है, उन सभी का जो टेम्परेचर है, OT का जो टेम्परेचर होता है वो सब अलग अलग होता है। ICU का टेम्परेचर वो स्पेशली मेंटेन करना पड़ता है। और पीडियाट्रिक पीडिया एक ऐसा है, पीडियाट्रिक वार्ड्स एक ऐसे होते हैं, पीडियाट्रिक के अंदर लेबर रूम एक ऐसा होता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी से पहले जब बच्चा वूम के अंदर होता है तो उसका टेम्परेचर अलग होता है, और जब डिलीवरी होती है लेबर रूम वगैरह के अंदर, तब बच्चा जब वूम से बाहर आता है तो वहाँ का उसका जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके अंदर हम मतलब जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो जो पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं उनका टेम्परेचर पूछा गया है। पीडियाट्रिक वार्ड का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सेकंड है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन थर्ड है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन फोर्थ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पीडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसको कहा जाता है, बाल चिकित्सा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अब्राहम जैकोब, ऑप्शन सेकंड है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन थर्ड है कश्यप, और ऑप्शन फोर्थ है सुश्रुत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अब्राहम जैकोब। नेक्स्ट हमारा MCQ आज का, टर्म जुवेनियल मीन्स। जुवेनियल जो वर्ड है, किशोर शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। किस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोर की कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। एज बिलो 18 ईयर, 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को। एज बिलो 10 ईयर, 10 साल से कम की उम्र के बच्चों को। एज अबव 18 ईयर, 18 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको। और एज अबव 21 ईयर या 21 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको हम जुवेनियल यानी कि किशोर में काउंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एज बिलो 18 साल, 18 ईयर की एज से जो कम के बच्चे होते हैं उनको जुवेनियल्स के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, हाइड्रोसिफिलिस रिजल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कुलेशन ऑफ। हाइड्रोसिफिलिस का परिणाम परिसंचरण में रुकावट के कारण होता है। किस तत्व की जो जो उसका सर्कुलेशन होता है उसके अंदर अगर दिक्कत आती है तो हाइड्रोसिफिलिस होता है बच्चों के अंदर। हाइड्रोसिफिलिस के अंदर किस चीज़ का अकोमोलेशन हो जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो पीडिया बच्चों के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और एक डिजीज़ है। धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके इनके बारे में बताऊंगा। तो हाइड्रोसिफिलिस है उसको रिजल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कुलेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है RBC, ऑप्शन सेकंड है प्लाज्मा, ऑप्शन थर्ड है WBC, ऑप्शन फोर्थ है CSF। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका जो सर्कुलेशन अगर सही नहीं होता है, वो कहीं लीकेज होता है और वो
अक्युमुलेशन हो जाता है उसका, तो हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन हो जाती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पाइनल बायोफिदा अकर ड्यू टू, स्पाइनल बायोफिदा जो रोग है वो किसके कारण होता है? ये पीडिया के बच्चों के अंदर जो कॉमन मतलब डिजीज है, जो एट बर्थ पाई जाती है या बर्थ के कुछ टाइम बाद होती है या किसी कारण होती है, ट्रॉमा के कारण होती है, ये डिजीज मैं आपको आगे वाले टॉपिक टू टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो जो स्पाइनल बाइफिदा है उसका होने का जो कारण है वो पूछा गया है, वो किस कारण से होता है? अकोमुलेशन ऑफ द ब्लड इन ब्रेन, दिमाग यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लड का अकोमुलेशन जमाव हो जाता है उसके कारण होती है, या ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण होती है, या ये मायोमेट्रियम अगर अफेक्ट हो जाती है, मायोमेट्रियम अफेक्ट होती है उसके कारण होती है, या ये डिफेक्ट इन पेरिक्रेनियम या पेरिक्रेनियम जो लेयर होती है उसके अंदर अगर डिफेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो स्पाइनल बाइफिदा होती है। तो स्पाइनल बाइफिदा का जो होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? इसका आंसर होगा, राइट आंसर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण ये जो डिजीज है स्पाइनल बाइफिदा ये होती है। नेक्स्ट मैं इस पे पूरी क्लास बनाऊंगा, ये जो डिजीज हैं इन पे टॉपिक टू टॉपिक एक एक क्लास बना के आपको पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम एक बार सिलेबस कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द 3C साइन कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस इज एसोसिएटेड विद। जो 3C साइन होते हैं जिसके अंदर खांसी होती है, दम घुटता है और साइनोसिस यानी कि नीला पड़ना, ये सभी किस डिजीज से जुड़े हुए हैं, किस रोग के ये साइन होते हैं, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन्डिस, सेकंड है GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसका फुल फॉर्म होता है। थर्ड है क्लेफ्ट लिप एंड प्लेट, फोर्थ होता है ट्रेकियो इसोफेगल फिस्चुला। जो 3C साइन है, कफिंग जिसमें खांसी भी आती है, दम घुटता है और साइनोसिस होता है, तो ये तीन जो साइन होते हैं ये किस डिजीज के अंदर पाए जाते हैं? तो इसका राइट जो आंसर है वो है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला। इस डिजीज के अंदर ये 3C साइन है जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट एमसीक्यू हमारा, इन पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रेजेंट, पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसके अंदर जो साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो क्या चीज होती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस एक डिजीज होती है जिसके अंदर पाइलोरिस जो पार्ट होता है स्टमक का वो है वो नेक्रोसिस हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है या पतला हो जाता है, बहुत ही नेक्रो हो जाता है, और जिसके कारण हमें एक साइन हमें बार बार देखने को मिलता है उस पेशेंट के अंदर, उन बच्चों के अंदर कॉमन हमें देखने को मिलता है, वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, उसको बार बार उल्टी होती है। रीगर्जिटेशन सेकंड ऑप्शन होता है रीगर्जिटेशन, जैसे खाने के टुकड़े बार बार गले के अंदर या मुंह के अंदर वापस आते हैं, वो रीगर्जिटेशन होता है। या बच्चों में डायरिया होता है, या बच्चों में लेथार्गी होता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, सिम्टम एंड साइन ऑफ सीवियर डायरिया इनटू ए न्यूनेट, एक न्यूनेट है, एक नवजात शिशु है, उसके अंदर जो गंभीर अगर दस्त हो जाते हैं तो उसका संकेत क्या होगा? भी ये बच्चा सीवियर कंडीशन में जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, तो इसको अंदर क्या दिक्कत आएगी, या जो साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वॉमिटिंग होगी बच्चे को, सेकंड ऑप्शन है डिप्रेस्ड आइज, बच्चे की आंखें हैं वो धंसी हुई होगी, अंदर बैठ जाएंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंस या पेट के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंस देखने को मिलेगा, या येलो यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो येलो कलर का हमें देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डिप्रेस्ड आइज, जो बच्चे की आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंस जाएगी और बच्चे को ये जो फ्लूइड की जो कमी के कारण उसके अंदर ये बच्चे को ये दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू वो है, ड्रग टू बी गिव ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि डायरिया को रोकने में मदद करता है या डायरिया के जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उन्हें हमें रिकवर करने में मदद करता है, तो वो कौन सा ड्रग है जो हम डायरिया के अंदर बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है को ट्राइमेक्सोजोल, सेकंड है जिंक, थर्ड है सिफेक्सिम, फोर्थ है ओंडास्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जिंक। जिंक जो सप्लीमेंट हम बच्चे को देते हैं ताकि वो डायरिया से प्रिवेंट हो, उसके डायरिया के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जो बच्चे को दिक्कत आ रही है डायरिया के कारण, जो फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो, वो रुके,
और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे, जूस प्रोवाइड कराएंगे। तो जिंक जो सब्सटेंसेज है जो यूज़ करेंगे, जिससे बच्चे को जो डायरिया है उससे रोकने में मदद मिलेगी और उसके द्वारा जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिकवर होने में मदद मिलती है। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, और क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अभी हम सिर्फ MCQ ही डील कर रहे हैं। कुछ एक क्लासें में MCQ की जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे। उसमें हम हर सब्जेक्ट के वही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।